है और आप लोग उससे काफ़ी कुछ सीख पा रहे होंगे। हालांकि पढ़ाई करते रहें, उससे जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत के इस पाठ का, जिसका नाम है उत्तर मुगल काल। तो सबसे पहले समझते हैं ये उत्तर मुगल काल क्या है, मुगल काल क्या है और कैसे इससे कुछ जुड़ी हुई बातें। तो आपको एक मुगल वंश पढ़ना है, जो कि मिडेवल में आप देखते हैं कि बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की जाती है। प्रारंभिक मुगल शासकों द्वारा इसे समृद्ध बनाया जाता है और एक विशाल साम्राज्य का स्थापना भारत में कर दिया जाता है। और मुगल वंश वह शासक था जो मिडिवल में एक्चुअली सबसे विस्तृत रूप में इसी को पढ़ना है। तो आधा मिडिवल तो केवल मुगलों के इतिहास से ही जुड़ा हुआ रहा है। तो ऐसे में जब मुगलों का यह इतिहास चलता है तो प्रारंभिक शासक जो आते हैं वो काफ़ी शक्तिशाली रहते हैं और काफ़ी हद तक उनका साम्राज्य विस्तृत चलता रहता है। लेकिन जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, आपको पता होना चाहिए 3 मार्च 1707 यह वह डेट था जिस दिन औरंगजेब की मृत्यु होती है। 3 मार्च 1707 को जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो उसके वंशज आते हैं वह उतने शक्तिशाली नहीं हो पाते हैं, ना ही वो साम्राज्य को आगे ले जा पाते हैं। तो इन्हीं का जो अध्ययन हम लोग करते हैं औरंगजेब के बाद के शासकों का, तो उस शासकों के अध्ययन को ही कहा जाता है उत्तर मुगल काल। तो हम लोग एक ये जो चार्ट मैंने बनाया है स्पेशली इसलिए बनाया है कि थोड़ा सा आपको किस क्रम में शासक आए ये याद होना चाहिए। यदि ये याद हो जाता है तो मैं जो आगे इस चैप्टर के पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो आपको समझ में ज़्यादा आएंगे और याद भी रखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले थोड़ा सा एक बेसिक नज़र हम लोग डाल लेते हैं प्रारंभिक मुगल शासकों पर जिन्होंने मुगल वंश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले आपको याद ये होगा कि बाबर जो मुगल वंश के संस्थापक हैं और 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत के युद्ध के दौरान विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने मुगल वंश की स्थापना की। और मुगल वंश की स्थापना के ज़्यादा समय तक उन्होंने शासन को नहीं चलाया, सिर्फ 1526 से लेकर 1530 तक ही उन्होंने मुगल वंश के शासन को चलाया। तो यहाँ पर जो कुछ बेसिक चीज़ें बनेंगी, ये शुरुआती मुगल शासकों के आपको जो ईस्वी है उसे याद रखना होगा। उतना टफ नहीं है, आइए हम लोग देखते हैं, बातों बातों में याद कर सकते हैं और फिर हम सिखाएंगे कि कैसे ईस्वी को याद रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बाबर मुगल वंश के संस्थापक के रूप में आता है और 1526 से 1530 तक शासन करता है। फिर उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं शासन के लिए आता है और हुमायूं का शासनकाल जो है वह 1530 से 1556 के बीच में रहा। लेकिन इस दौरान उसे शेर शाह सूरी से पराजय का सामना करना पड़ता है और इस क्रम में वो 1540 से लेकर के 1555 तक गद्दी पर नहीं रहता है और उसे दिल्ली छोड़कर, शासन छोड़कर भागना पड़ता है। फिर दोबारा 1555 में वापस आता है, लेकिन 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद उसका पुत्र अकबर आता है। अकबर को भी गद्दी प्राप्ति के लिए युद्ध करना पड़ता है, जिसे हम लोग पानीपत का द्वितीय युद्ध के रूप में जानते हैं, जो कब हुआ था 1556 में, जो 1605 तक इसका शासन रहा। तो चलिए शुरू के 3 जो हमने पढ़े या देखे उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बाबर गद्दी पर पहले बैठता है और संस्थापक है मुगल वंश का, जिसका शासनकाल कब से कब रहा तो 1526 से लेकर के 1530 तक। हुमायूं का शासनकाल 2 खंडों में विभाजित है, 1530 से लेकर के 1540 और फिर 1555-56। बीच का जो 15 साल है उसने गद्दी के रूप में नहीं बिताया था, बल्कि भारत से बाहर निर्वासन के रूप में बिताया था। और फिर आते हैं अकबर के शासनकाल में, तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक, लगभग 50 वर्षों तक इसने शासन किया था। अब आते हैं अकबर के पुत्र, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है, जहांगीर। इसका शासनकाल जो है वो 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक है। इस काल में कहा जाता है कि 1611 में नूरजहां के साथ विवाह होने के बाद उसके वास्तविक सत्ता का सुख जो है वो नूरजहां के हाथों में रहा। तो वो चीज़ें अलग हैं, हम लोग सिर्फ इसका बेसिकली एक स्ट्रक्चर और कुछ काल जो है वो देख रहे हैं, पूरा मिडाइवल नहीं पढ़ रहे हैं। तो जहांगीर का आपको शासनकाल याद रखना होगा 1605 से 1627। शाहजहां का याद रखना होगा 1627 से 1657।
और औरंगजेब का शासनकाल शुरू होता है जब शाहजहां की बंदी बना लिया जाता है औरंगजेब द्वारा, और उसके बाद उसकी मृत्यु होने के तक 1658 में उसके बाद गद्दी पर जो औरंगजेब आता है तो उसका शासन चलता है 1707। और वही 3 मार्च 1707 को जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसके वंशज आते हैं उनके शासनकाल को ही हम क्या कहते हैं, उत्तर मुगल काल, जो शुरू होता है 1707 से। और 1857 की क्रांति में जब बहादुर शाह जफर भाग लेता है और पराजय का उसको सामना करना पड़ता है तो अंग्रेजों द्वारा उसे रंगून भेज दिया जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो पूरा 1857 की क्रांति तक 1707 से लेकर चलता है एक समय पीरियड, इसी को कहा जाता है उत्तर मुगल काल। तो ये तो याद हो गया होगा। बहुत सारे दोस्त अलग अलग ट्रिक बनाते मोहम्मद शाह को देख रहे हैं। ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुगल वंश टूटने लगता है और मुगल वंश के जो क्षेत्रीय क्षेत्र थे वो बाहर निकलने लगते हैं। इसी क्रम में कुछ क्षेत्र बाहर निकल जाते हैं जिनके संस्थापक के नाम आपको थोड़े से याद होने चाहिए। जैसे बंगाल टूट करके अलग हो जाता है, अवध जो यूपी है वो टूट करके अलग हो जाता है, हैदराबाद वो टूट करके अलग हो जाता है। तो इनको टूटने के बाद इनकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो सबसे पहले आते हैं अवध। सआदत खां थे अवध का निर्माण करता, या उसको कह सकते हैं संस्थापक के तौर पे सआदत खां। बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ही क्षेत्र हुआ करता था उस समय, तो बंगाल को कहा जाता है मुर्शीद कुली खां, जिसके नेतृत्व में जो है पृथक बंगाल जो है बना। स्पेशली मुगलों से उन्होंने अपने आप को अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और हैदराबाद को जो था उनको अलग किया था चिनकिलीज खां, जिसे निजामुल मुल्क के भी नाम से जाना जाता था, निजाम उल मुल्क के नाम से भी। हैदराबाद चिनकिलीज खां, और लास्ट है कर्नाटक सादुतुल्ला खां। तो आप आसानी से इसे भी थोड़ा सा देखेंगे, याद हो जाएगा कि किस तरह से अवध सआदत खां, बंगाल मुर्शीद कुली खां, हैदराबाद चिनकिलीज खां और कर्नाटक सादुतुल्ला खां। तो ये जो भी खां लोग थे इन्होंने क्या किया कि मोहम्मद शाह के समय अपने आप को तोड़ तोड़ करके मुगल वंश से अलग करना शुरू कर दिया था। तो चलिए अब आते हैं हम लोग मेन पार्ट पे, जब हम लोग पढ़ेंगे कि इन वंशों के जो शासक हुए उनके दौरान ऐसी क्या घटनाएं हुई जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसको दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो उत्तर मुगल काल के शासक थे उनसे जुड़े हुए अन्य क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं और कैसे इस चैप्टर को ओवरऑल पैकेज को समझा जाए। अब इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम लोग चूंकि क्रम पढ़ चुके हैं तो क्या होगा कि हमें आसानी से क्रम पता है, बस उस क्रम के अनुसार उसमें होने वाली घटनाओं को याद रखना है जहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। थोड़ा स्टोरी वाइज पढ़ेंगे ताकि हमें ये आसानी से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले आते हैं, हमने वहाँ देखा था उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह प्रथम, यानी बहादुर शाह ही उसको कह सकते हैं, प्रथम भी कह सकते हैं, जो औरंगजेब के बाद मरने के बाद शासक के रूप में आते हैं। वास्तव में औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। और ये तीनों पुत्रों के बीच जो है उन्होंने एक वसीयत के माध्यम से विभाजन का निर्णय किया था। लेकिन आपको पता ही है कि राजा बनने की जो इच्छा होती है वहाँ पर कई चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि जो मुअज्जम था उसी ने बहादुर शाह नाम से अपने आप को गद्दी पर स्थापित कर लिया और दोनों भाई पर श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसने 2 युद्ध लड़े। एक जजाऊ का युद्ध लड़ा गया आगरा के पास, जिसमें उसने अपने एक भाई आजम को पराजित कर दिया, और दूसरा उसने दक्षिण भारत में बीजापुर में युद्ध लड़ा जिसमें उसने कामबख्श जो उसका भाई था उसको पराजित कर दिया। इस प्रकार से उसने 2 युद्ध लड़े, जजाऊ युद्ध और बीजापुर युद्ध। ये वास्तव में युद्ध किसी अन्य से नहीं बल्कि अपने भाइयों से लड़े गए थे, इसलिए इसे उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। और इस उत्तराधिकार के युद्ध में वो सफल होता है और मुअज्जम वास्तव में किस नाम से शासन करता है? तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से। और साथ ही साथ उसे एक उपाधि दी गई थी, आपको हमने बताया था जस्ट आपको अभी कि साहे बेखबर के नाम से भी वो जाना जाता था, जो उपाधि उसको खफी खां के द्वारा दी गई थी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है।
इसके बाद उसके कुछ व्यवहार को लेके देखते हैं तो बहादुर शाह ने अपने पिता के द्वारा, जो औरंगजेब थोड़ा जाना जाता है एक्चुअली असहिष्णु शासक के रूप में, क्योंकि वह जो है थोड़ा सा भारतीय शासकों के साथ व्यवहार जो था उसका कड़ा था। कहा जाता है कि मुगल वंश के पतन में औरंगजेब की यह नीति जो है, जो खास करके धार्मिक नीति थी, राजपूत नीति थी, ये काफ़ी कष्टदायी रही, या कह सकते हैं कि वो हानिकारक रही औरंगजेब के लिए और मुगल वंश के लिए। तो उसको बदलते हुए बहादुर शाह ने जितने भी भारतीय क्षेत्र थे, जैसे राजपूत थे या सिख थे, मराठा थे, तो उनके साथ मिली जुली नीति अपनाई, खास करके सहिष्णु नीति अपनाई। कहा जाता है कि जब वो औरंगजेब की मृत्यु होती है तो जो सिखों के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, उनके साथ संधि हो गई थी और फिर वो सिख भी यहाँ से मिल गए थे। लेकिन चूँकि इनके बनने के बाद जस्ट बाद ही गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है, तो बंदा बहादुर होते हैं सिखों के, जो गुरु तो नहीं बल्कि हेड बनते हैं। तो बंदा बहादुर के साथ इनका रिलेशन एक बाद में खराब हो जाता है, नहीं तो ओवरऑल लगभग मराठा के साथ, राजपूतों के साथ, अन्य के साथ इनका रिलेशन ठीक ठाक चलता है। तो एक सहिष्णु शासक भी रहे। तो बहादुर शाह से ओवरऑल इतना अगर आप समझ लेते हैं तो इससे बाहर बहादुर शाह से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आते हैं, आपको जस्ट रटे थे आपने अभी कि बहादुर शाह के बाद आते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह कौन है? तो जहांदार शाह 1712 से लेके 1713 के बीच में शासक बनता है। यह एक कमज़ोर शासक था और अभी जस्ट आपने पढ़ा भी था कि इसे जो है लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। वास्तव में क्या था कि बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, उन चारों पुत्रों में भी उत्तराधिकार का भी लड़ाई लड़ा गया, लेकिन एक जुल्फिकार खां, नाम याद रखेंगे थोड़ा सा दोस्तों, जुल्फिकार खां एक क्या कह सकते हैं सामंत था, जो एक शक्तिशाली सामंत होने के नाते उसने जो है वो सपोर्ट किया था जहांदार शाह को। नतीजा ये होता है कि ये अन्य तीनों भाइयों को हराते हुए सबसे जो कमज़ोर पुत्र था वही बन जाता है शासक, और लंपट मूर्ख तो नाम है ही। तो जहांदार शाह को शासक बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा जुल्फिकार खां का। यही कारण है कि जैसे ही शासक बनने के बाद जहांदार शाह ने जुल्फिकार को वजीर बना दिया, और वजीर बनने के बाद वह वास्तव में रियल पावर अगर किसी के पास था तो वो जुल्फिकार खां के पास ही था, और वही चलाने लगता है जहांदार शाह के बदले में सत्ता। और इस दौरान जहांदार शाह लाल कुंवरी नामक एक वेश्या के साथ रिलेशन के कारण चर्चा में रहा, और कहा जाता है कि वह उस पर आसक्त था, और यही कारण रहा कि वह ज़्यादा राजपाट में रुचि नहीं लेता था, और थोड़ा बहुत जो रुचि भी था वो किसके द्वारा लिया जाता था? जुल्फिकार खां के द्वारा। इसके टाइम में भी लगभग सबके साथ रिलेशन ठीक चला, बंदा बहादुर को छोड़ करके। लेकिन इसी क्रम में एक सैयद बंधुओं का दौर शुरू होता है, 2 भाइयों का दौर शुरू होता है जो फर्रुखसियर को सपोर्ट करता है, और फर्रुखसियर जो है वो जहांदार शाह को मारने में सफल हो जाता है, और इस तरह से अगला शासक बन करके आया है फर्रुखसियर। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ से बस 2 पॉइंट याद रखना है। एक लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था, जुल्फिकार खां के सहयोग से जो है शासक बना था, और लाल कुंवरी नामक एक वेश्या के संबंध के कारण चर्चा में रहा। अब आते हैं फर्रुखसियर की ओर। फर्रुखसियर शासक बनता है 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी के बीच, और इसको शासक बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहता है सैयद बंधु। ये सैयद बंधु कौन है? तो भारतीय क्षेत्र के 2 मुसलमान भाई थे जिनके अंदर एक वजीर वाली शक्ति थी, अर्थात एक सैन्य शक्ति थी, जिसके सहयोग के कारण जो है फर्रुखसियर सत्ता प्राप्त करता है। सैयद बंधु 2 भाइयों का नाम था, एक भाई था अब्दुल्ला खां और दूसरा भाई था हुसैन खां। अब्दुल्ला खां और हुसैन खां सैयद बंधु थे जिन्होंने सहयोग किया किसको शासक बनाने में? फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर को शासक बनाने का उन्हें इनाम भी मिला। अब्दुल्ला खां को बना दिया गया वजीर, याद रखेंगे, अब्दुल्ला खां को बना दिया गया वजीर, और जो हुसैन खां था उसे बनाया गया मीर बख्शी, जो सैन्य संबंधी कार्यों की देखरेख करता था। तो अब्दुल्ला खां वजीर के पद पर रख दिया गया और हुसैन खां को जो है वह मीर बख्शी बना दिया गया। फिर इस समय कुछ अन्य घटनाएं हुई जहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ये बंदा बहादुर जो अभी तक आप स्टार्ट से देख रहे थे, सिखों के एक नेता जो मुगलों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था, उसे 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को फांसी दे दी जाती है दिल्ली में। तो ये क्वेश्चन आता है कि बंदा बहादुर को फांसी किसके समय दी गई थी? तो फर्रुखसियर के समय। साथ ही साथ एक जो मैंने पिछले ही
वीडियोस में पढ़ाए हैं आपको, खास करके यूरोपीय के आगमन में, कि अंग्रेजों को 1717 में शाही फरमान दिया था फर्रुखसियर ने, और इसे अंग्रेजी कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1717 में इसने शाही फरमान के तहत बंगाल क्षेत्र में 3000 के बदले में जो है फ्री व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। तो ये एक शाही फरमान आपको याद रखना है। साथ ही साथ फर्रुखसियर ने ही राजा जयसिंह जो राजस्थान के राजा थे उन्हें सवाई की उपाधि दी थी, और सवाई राजा जयसिंह के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो बस 3-4 पॉइंट है, आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए रिकॉल करते हैं। फर्रुखसियर को शासक बनाने में सैयद बंधुओं का योगदान रहा। अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, अब्दुल्ला खां को बनाया गया वजीर और हुसैन खां को बनाया गया मीर बख्शी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, तो राजा जयसिंह को उपाधि दी सवाई की। 1717 में अंग्रेजों को दिया शाही फरमान, और 1716 में दिया बंदा बहादुर को फांसी की सजा। बहुत आसान है। चलिए अब आते हैं, हमने अभी जस्ट चर्चा किया था कि दो ऐसे भी मुगल वंश के शासक आते हैं जो 3 या 4 महीनों के लिए ही शासन में आते हैं, जैसे रफ़ी उद दर्जात। ये फरवरी 1719 में शासक बनते हैं और जून में इनका काम खत्म हो जाता है। इनको हो जाती है टीबी की बीमारी और ये मर जाते हैं। फिर आते हैं रफ़ी उद दौला जो जून में बनते हैं और इनका काम खत्म हो जाता है सितंबर में जाकर के। इनको कहा जाता है कि पेचिस की बीमारी हो गई थी। तो इस तरह से ये दोनों बीमारी के कारण ज़्यादा समय तक नहीं रहे, लेकिन इन दोनों को भी शासक बनाने में योगदान था सैयद बंधुओं का। तो इसी कारण से सैयद बंधुओं को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन भी आता है कि मुगल शासक काल के दौरान, स्पेशली उत्तर मुगल शासन काल के दौरान, वह कौन था जिसे शासक निर्माता के तौर पर जाना जाता है। तो वह कौन है, सैयद बंधु। और सैयद बंधु में कौन कौन, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। फिर ये दोनों के मरने के बाद वह शासक बनाता है मुहम्मद शाह को। यहाँ मैंने एक बात आपको नहीं बताया कि फर्रुखसियर जब शासक बना था तो फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं ने ही बनाया था, लेकिन बाद में फर्रुखसियर को यह अखड़ने लगता है, यानी ये खलने लगता है कि सैयद बंधु हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, तो वह उसको हटाना चाहते हैं। ऐसे में सैयद बंधु ही उसकी हत्या करवा करके इनको शासक बनाते हैं। और जब दर्जात को शासक बनाता है तो वो भी मर जाता है, फिर दौला को बनाता है वो भी मर जाता है। फिर आते हैं किसके पास, मुहम्मद शाह के पास। इस बार बाजी उल्टी पड़ जाती है। मुहम्मद शाह जो 1719 में शासक बनता है 1748 तक रहता है। मुहम्मद शाह को यह विश्वास था कि यह वही करेगा जो मेरे पहले वाले शासकों के साथ किया है, मुझे भी बनाया है, बाद में मारेगा। तो मुहम्मद शाह ने धोखे से उन दोनों भाइयों को ही मरवा देते हैं। तो सैयद बंधुओं का ख़त्म किसने किया था, मुहम्मद शाह ने। ये एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सैयद बंधुओं का पतन किसने करवाया था, तो मुहम्मद शाह ने। मुहम्मद शाह से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इस क्षेत्र में आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इन्हें रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। मुहम्मद शाह को क्या नाम से जाना जाता है, रंगीला बादशाह। और सैयद बंधुओं का पतन किसके समय होता है, तो मुहम्मद शाह के समय होता है। और एक जो मैंने पॉइंट पिछले ही जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको कि अवध, बंगाल और हैदराबाद जो क्षेत्र थे, जैसे अवध का सादत खां था, बंगाल का जो है मुर्शीद कुली खां था, हैदराबाद चिनकलीज खां, तो ये सब जो स्वतंत्र होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है वो किसके टाइम से शुरू होती है, तो मुहम्मद शाह के टाइम से शुरू होती है। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नादिर शाह का आक्रमण। मुहम्मद शाह के समय ईरान क्षेत्र का एक शासक नादिर शाह आता है। नादिर शाह जो शुरू में एक चरवाहा था, बाद में फारस का शासक बनता है। 1736 में शासक बनने के बाद 1739 में, ये भी रखिएगा, ये क्वेश्चन में आता है, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण कब हुआ था। नादिर शाह को आक्रमणों के कारण ही उसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ईरान के नेपोलियन का आक्रमण 1739 में होता है और उस समय मुगल बादशाह कौन है, मुहम्मद शाह। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था, मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह उस समय एक कमजोर शासक के रूप में सामने आता है और मुहम्मद शाह के समय ही जो नादिर शाह है वह आक्रमण करने के बाद दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली में रुकता है, लगभग 57 दिन दिल्ली में रुकने के बाद कत्लेआम मचाता है, ढेर सारे रुपए लूटता है और जाने के बाद वह लेके जाता है अपने साथ कोहिनूर हीरा, तख्ते हाउस जिसको मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है, और ढेर सारे यहाँ से खजाने से रुपए। तो नादिर शाह वास्तव में आर्थिक कारणों से ही यहाँ आया था, पैसे लूटने ही आया था। शुरू में वह पंजाब क्षेत्र से ही लौट जाता है, लेकिन एक
मोहम्मद शाह के सहयोगी के बुलाने पर ही वो नादिर शाह दोबारा आता है दिल्ली में आकर के 57 दिन रुकता है और इस दौरान ढेर सारा कत्लेआम मचाता है। और फिर लौटने के क्रम में वो क्या क्या लेके जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मयूर सिंहासन कौन ले गया था? नादिर शाह। मयूर सिंहासन को तख्त ए हाउस कहा जाता है जो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा कोहिनूर हीरा कौन लेके जाता है? तो नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर हीरा भी लेके चला जाता है और ढेर सारे रुपए लेके जाते हैं। यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा मुगल बादशाह था जो नादिर शाह के आक्रमण के बाद अर्थात तख्ते हाउस पे अंतिम बार बैठा था? तो अंतिम बार यही बैठे थे, क्योंकि इसके बाद तो वो हाउस गया। कौन लेके गया? नादिर शाह लेके गया। तो किसी के बैठने के लिए वो बचा कहाँ जो बैठेंगे? तो क्वेश्चन आसानी से आप पकड़ सकते हैं। तो चलिए इसमें फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, सैयद बंधुओं का पतन करने वाला। मोहम्मद शाह अवध, बंगाल और जो हैदराबाद के क्षेत्र थे किसके समय आज़ाद होने शुरू हुए? तो ये आज़ाद होने शुरू होते हैं मोहम्मद शाह के समय। और नादिर शाह का 1739 का आक्रमण किसके समय होता है? तो ये होता है मोहम्मद शाह के समय। और नादिर शाह से 2-4 ऑब्जेक्टिव, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, तख्ते हाउस लेके जाता है, कोहिनूर हीरा लेके जाता है और ढेर सारे रुपए लेके जाता है। और इस क्रम में लूट मार में वो दिल्ली कितने दिन रुकता है? तो 57 डेज। अब आते हैं हम लोग अहमद शाह के पास। अहमद शाह जो शासक में हम लोगों ने एक क्रम में याद किया था कि मोहम्मद शाह के बाद आता है अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 1754 तक रहता है। अब जो ईरान में नादिर शाह वापस गया था, नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। नादिर शाह की मृत्यु के बाद बनता है वहाँ पर एक ईरान का शासक अहमद शाह अब्दाली। अब वो अलग है, अब्दाली है, अहमद शाह अब्दाली। और ये अहमद शाह जो है वो मुगल बादशाह है। तो क्या होता है, अब्दाली भी नादिर शाह के कार्यों से बहुत प्रेरित था कि भारत में ढेर सारा खजाना है, चलते हैं लूटते। तो ये जो अब्दाली है वो कुल 7 बार भारत पर आक्रमण करता है। इसमें जो वो पहला आक्रमण करता है 1748 में, वो करता है अहमद शाह के समय ही। तो यहाँ से जस्ट एक क्वेश्चन बनता है कि अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण भारत में किसके समय हुआ था? तो 1748 में अहमद शाह के ही समय हुआ था। अब अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण किसके समय? अहमद शाह के समय। अब आ जाते हैं अगले पार्ट। अब यहाँ से सब में द्वितीय लगा हुआ है। हमने पढ़ा था आशा, तो पहले कौन आएगा? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय 1754 से लेके 1758 तक शासक बनते हैं। और आपको पता होगा इस बीच की एक बहुत बड़ी घटना 1757 प्लासी की लड़ाई। तो एक क्वेश्चन आता है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो प्लासी के युद्ध के समय जो मुगल बादशाह थे वह कौन थे? आलमगीर द्वितीय थे। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इस क्रम से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि प्लासी के युद्ध के समय कौन थे? तो आलमगीर द्वितीय थे। आ जाइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें शाह आलम द्वितीय की ओर बढ़ते हैं। शाह आलम द्वितीय जो हमारा अगला है वो शाह आलम द्वितीय के लिए हम लोग आते हैं। इनके संबंध में कार्यकाल आपको याद रखना है, 1759 से लेकर के 1806 के बीच इनका कार्यकाल रहा था। और इस कार्यकाल में कई घटनाएं होती हैं जो ऑब्जेक्टिव में बनती हैं। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला पोर्शन जो आपने अभी पढ़ा, ये फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से शाह आलम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। शाह आलम में क्या होता है कि शाह आलम के समय ही 2 शासक हो जाते हैं। जब मृत्यु होती है आलमगीर द्वितीय की, तो उस समय शाह आलम जो है वो स्पेशली बिहार के क्षेत्र में होता है। यहाँ पर वो जो है वो अपने आप को राजा घोषित करता है। लेकिन उसी समय दिल्ली में बैठा हुआ शाहजहां तृतीय भी अपने आप को शासक घोषित कर देता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके टाइम में 2 शासक थे। तो यहाँ शाहजहां तृतीय दिल्ली में बन जाता है और शाह आलम बिहार से बन करके आता है। फिर दोनों की लड़ाई होती है और जीत किसकी होती है? तो शाह आलम द्वितीय की। तो इसलिए शाह आलम द्वितीय को ही वास्तविक शासक के रूप में माना जाता है। इसीलिए मैंने इसको जब रैंक पढ़ाया था, क्रम पढ़ाया था, तो उसको नहीं पढ़ाया था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत कम ही आते हैं। तो एक समय में इस समय 2 शासक हो जाते हैं।
इस समय शाह आलम के समय दो युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। पहला युद्ध है बक्सर का युद्ध जो 1764 में होता है, और बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में, जब प्लासी और बक्सर को लेकर के स्पेशल वीडियोस हम लोग बनाएंगे, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि अंग्रेज़ों के साथ कैसे बंगाल के नवाब और अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह शाह आलम तीनों एक साथ भिड़ते हैं और अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है और इनकी हार हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आता है बक्सर के युद्ध के समय जो है वो मुग़ल बादशाह कौन थे, तो शाह आलम द्वितीय थे। साथ ही साथ एक पानीपत का युद्ध हुआ था जिसको हम तृतीय पानीपत का युद्ध कहते हैं, जो 1761 में हुआ था। और 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उसके समय भी मुग़ल बादशाह कौन थे, तो शाह आलम द्वितीय थे। अब देखिए कई बार क्या होता है कि रटना पड़ता है। अगर आपको ये पता है कि बक्सर का युद्ध इतने समय में हुआ, ये युद्ध इतने समय में हुआ, और आपको इसका कार्यकाल याद है शाह आलम का कि 1759 से 1806 तक शाह आलम गद्दी पर है, तो फिर आपको रटने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है वह होता है यही अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली जो ईरान का शासक था, वह भारत आता है बदला लेने के लिए मराठाओं से, और बदला लेने के क्रम में पानीपत के मैदान में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध होता है जिसे तृतीय पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1761 में होता है। और इसमें मराठाओं की पराजय हो जाती है और फाइनली अब्दाली जीत जाता है। और कहा जाता है कि यही वह युद्ध था जिसके बाद यह ख्वाब जो मराठाओं के बीच पल रहा था कि मराठा भारत के शासक बन जाएंगे, मुगलों को हटा करके वो सत्ता स्थापित करेंगे, वह उनका सपना टूट जाता है। तो मराठों का सपना इसी पानीपत तृतीय युद्ध के दौरान टूटता है, जो किसके समय घटित हुआ था, तो वह घटित हुआ था शाह आलम द्वितीय के समय। इसमें एक पॉइंट और है कि जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, तो उस युद्ध के बाद एक संधि होती है 1765 में जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो वह संधि भी किसके समय हो रही है, तो शाह आलम के समय हो रही है। शाह आलम के समय में एक घटना और होती है कि बाद में उसे अंधा बना दिया जाता है और वह अंधे शासक के रूप में काफ़ी लंबे समय तक कार्य करता रहता है। इसी बीच 1803 में एक लॉर्ड लेक नाम करके सैन्य अधिकारी थे ब्रिटेन के, उनके प्रयासों से क्या होता है कि शाह आलम घोषित हो जाता है कि यह अब ब्रिटेन के संरक्षक है। हालांकि उससे पहले ही आप देख रहे हैं कि 1764 में ही मुग़ल बादशाह हार चुके हैं, लेकिन उनको छोड़ा गया था कि चलिए ठीक है आपने इलाहाबाद संधि कर लिया, आप काम कर सकते हैं। लेकिन 1803 में वो समय आता है कि जब जो मुग़ल बादशाह है वो अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये शाह आलम से जुड़े हुए कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। अब आते हैं इधर अकबर द्वितीय। तो हमने पहले पढ़ा आशा, फिर पढ़ेंगे अब में अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय 1806 से लेकर के 1837 के बीच में शासन करते हैं। और अकबर द्वितीय से बस एक क्वेश्चन बनता है कि जब भारत में उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, अंग्रेज उनके साथ अनैतिक व्यवहार कर रहे थे, तो वो राजा राम मोहन राय को बुलाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि ब्रिटेन जाइए और हमारी तरफ से ब्रिटेन के महारानी को कुछ संदेश दीजिए कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। और इसी क्रम में वो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो अकबर द्वितीय के द्वारा। तो ये बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव है जो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, और बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अब आ जाते हैं लास्ट मुगल शासक की ओर, जो है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हमने अभी पढ़ा था कि जफर के नाम से भी जाना जाता है, बहादुर शाह जफर के नाम से। यह 1837 से लेकर के 1857 के बीच में शासक बनते हैं। होता यह है कि इस बीच की सबसे बड़ी घटना ये है 1857 की क्रांति। कहा जाता है कि मुगलों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उन्हें मुगलों को उनके लाल किले से भी बाहर किया जा रहा था। ऐसे में जब 1857 की क्रांति शुरू होती है तो क्रांतिकारियों के कहने पे मुगल बादशाह जो एक बूढ़े हो चुके थे तैयार हो जाते हैं क्रांति का नेतृत्व करने के लिए। लेकिन अंग्रेजों के सामने जब क्रांतिकारी नहीं टिक पाते हैं तो बहादुर शाह पराजित हो जाता है। और बहादुर शाह के हारने के बाद क्या होता है, 1857 में उन्हें भेज दिया जाता है रंगून। रंगून अभी जानते होंगे म्यांमार में है, और म्यांमार में रंगून पहले वहाँ की राजधानी हुआ करती थी। तो रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, जहाँ 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से पूरा मुगल वंश का यहाँ पे इतिहास समाप्त हो जाता है। इस बीच में अगर हम लोग देखें तो कुछ घटना नादिर शाह से जुड़ी हुई थी और अहमद शाह अब्दाली से जुड़ी थी, जो प्रश्न के रूप में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं।
हैं। फाइनली जब 1757 में मुगलों को यहाँ से हटाया जाता है, बहादुर शाह को भेज दिया जाता है रंगून। इस क्रम में उसके बाद क्या होता है, 1 नवंबर 1858 यह वह दिन है जिस दिन महारानी के द्वारा, महारानी विक्टोरिया द्वारा विधिवत रूप से, कानूनी रूप से जो है वह एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि मुगलों की सत्ता समाप्त हो गई और उसे ब्रिटिश का अंग मान लिया जाता है। तो ये हमने अभी जो चैप्टर पढ़ा वो था उत्तर मुगल काल, और उत्तर मुगल काल के प्रमुख जितने भी शासक थे सबको पढ़ा।